अच्छा यार, अब आ जाओ सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे। देखो, दो शेप्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? दो शेप को हम सिमिलर जब बोलते हैं कि दिखने में वो सेम हो, लेकिन उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? दिखने में सेम हो, लेकिन उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। यहां से हमें बात क्या समझ आती है कि शेप अगर आपके दिखने में सेम है, लेकिन अगर साइज उनका छोटा बड़ा है, तो एक ऑब्वियस चीज जो हमें समझ आनी चाहिए वो ये कि उनकी लेंथ्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है। अगर एक शेप छोटा है, एक शेप बड़ा है, लेकिन वो दिखने में सेम है, तो जाहिर सी बात है उनकी लेंथ्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो अब हमारे सिमिलरिटी में सिर्फ दो ही चीजें हैं। अगर किसी भी शेप को सिमिलर प्रूव करना है ना, तो तुमने क्या करना है, उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? हम लोग ने इस पे मेंसुरेशन के चैप्टर में जब सिमिलरिटी का चैप्टर पढ़ा था तब बात की थी, अभी वापस से एक दफा करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल प्रूफ कर दो। दोनों शेप्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल प्रूफ कर दो। ये पहली चीज होती है। या दूसरी चीज, तीनों के एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करनी है। हमने क्या करना है, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल प्रूफ करना है। मुझे एक चीज बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती क्या है? ये आपका इधर 90 डिग्री है, 90 डिग्री की नीचे 4 है, 90 डिग्री की राइट साइड पे 3 है। यानी 90 डिग्री के साथ दो ही साइडें आ रही हैं, एक 4 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, 3 आ रही है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पे इसको एक और तरीके से ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के साथ 4 वाली लेंथ बड़ी है और 3 वाली लेंथ छोटी है? फिर इधर 90 डिग्री के साथ एक लेंथ 8 आ रही है, एक लेंथ 6 आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 4 की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड 8 होगी? क्योंकि इधर जो 90 डिग्री के साथ बड़ी वाली साइड थी, तो इधर 90 डिग्री वाली बड़ी साइड जो है वो कितनी है? 8 है। रेशो का क्या मतलब होता है? दो वैल्यूज को डिवाइड करना। तो 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 8 है। ठीक है। फिर 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? यार 90 डिग्री के साथ दूसरी साइड 3 थी, इधर दूसरी साइड कौन सी है? इधर दूसरी साइड 6 है। तो 3/6 इज इक्वल टू, आखिरी कौन सी बची? सिंपली 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो इधर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। इधर 5 है, इधर 10। तो 5/10। अगर तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर सेम आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि दोनों शेप आपस में क्या है? ये दोनों शेप आपस में सिमिलर है। तो 4/8, इसका आंसर आपके पास आता है 1/2। ठीक है। 3/6, इसका भी आंसर क्या आता है? 1/2। और एट लास्ट 5/10 का भी आंसर क्या आता है? 1/2। मुझे बताओ, तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है? अगर आपके तीनों फ्रैक्शन इक्वल हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यस, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू एस प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तुम इंस्टेड के ये लिखो कि अकॉर्डिंग टू एस प्रॉपर्टी, तुम ये लिख सकते हो कि सिंस ऑल द रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। अभी जब हम इसके पासे पर करेंगे तो एक्चुअल वर्ड्स में आ जाएंगे, बात कर लेंगे उसमें। चलो आखिरी पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे अब साइड्स नहीं गिवन, तो एंगल्स गिवन है। हमने एंगल के थ्रू क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। तो हमेशा जब भी दो एंगल गिवन हुआ करें किसी भी चैप्टर में, ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल ढूंढ लो, भले मांगा ही नहीं मांगा। तो मैं लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की अगर वैल्यू निकालूं थर्ड एंगल की, तो 180 -63 -59, ये आपका आंसर आता है 58। ठीक है। और लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल पे अगर थर्ड एंगल निकालना है, तो वो आपका कितना आएगा? 59 डिग्री। या मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एंगल 63 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 63 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 58 डिग्री है, इधर भी 58 डिग्री है। इधर अगर एंगल 59 डिग्री है तो इधर भी कितना है? 59 डिग्री। तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों शेप्स आपस में क्या है? ये दोनों शेप्स आपस में सिमिलर है। तो सिर्फ ये दो चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक और चीज करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं।
सबसे पहली चीज, एरियाज। देखो, एक चीज आपकी आएगी, आपको ना कभी कभी दो शेप जो होंगे वो सिमिलर देगा। ठीक है, दो शेप्स आपको सिमिलर देगा। अब ये नहीं कि वो बता दे आपको कि ये शेप सिमिलर है, वो आपको पहले पार्ट में प्रूफ करवाएगा कि ये दो शेप्स आपस में सिमिलर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो बोलेगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। सेकेंड पार्ट में वो इस तरह का कुछ बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में वो बोलेगा कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जी, वो आप प्रूफ करके आ जाओगे। सेकेंड पार्ट में वो इस तरह का कुछ सवाल बोलेगा, बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि यार इस क्वेश्चन का एक मार्क है। एक मार्क के लिए बच्चा क्या करता है, ट्राइंगल ए बी सी का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाता है, ट्राइंगल एक्स वाई जी का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अच्छा खासा टाइम वेस्ट करके आते हैं, उसके बाद भी उसका आंसर सही नहीं आता। करना ये है, हमने सिंपली सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना। जब भी इस तरह की फॉर्म में आपको एरिया मांगता हुआ देखे, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ शेप वन डिवाइड बाय एरिया ऑफ शेप टू। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए बी ट्राइंगल ए बी सी जो है, तो ये आपका शेप वन होगा। ठीक है, और ट्राइंगल एक्स वाई जी जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका शेप टू होगा। हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंस का रेशो का स्क्वायर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल है ऊपर, अभी हमने इस पे बात की है, अभी बिल्कुल अभी अभी। अगर ये इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी एंड एक्स वाई जी, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यार सिंपली कोई भी मैं एक साइड पिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज पिक कर ली है, ट्राइंगल ए बी सी में मैंने इस लेंथ कितनी पिक की है, 5। और इधर ट्राइंगल एक्स वाई सी में मैंने लेंथ कितनी पिक की है, 10। ये 10 क्यों ही पिक की है मैंने, मैं यहाँ पे 6 भी तो कर सकता था, यहाँ 8 भी तो कर सकता था, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार जब यहाँ पे हमने 5 पिक की है ना, तो हमने इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ लेनी होती है। यानी अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज लोगे, यहाँ पे तुम 6 या 8 नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो फिर यहाँ पे मुझे 6 लेनी होती। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता तो मुझे यहाँ पे 8 लेनी पड़ती। हमेशा कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ का आपने रेशियो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लेंथ ली है, 5 और 10। तो देखो अभी मैं तुम लोग को साथ साथ सॉल्व भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर निकालेंगे, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा आई थिंक 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम लोग कैलकुलेटर में कर लेना, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं, मैं सिर्फ एक जो मुझे लग रहा है आंसर मैंने वो लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। सिर्फ ये काम करके आना है, इसका एक मार्क होता है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब एग्जामिनर आपको या तो प्रूव करवाए कि दो शेप्स आपस में सिमिलर है, या एग्जामिनर आपको खुद बोल दे कि दो शेप्स आपके सिमिलर है। लेकिन एक और भी चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है, अगेन वो आपसे सवाल इस तरह का पूछेगा, ऊपर लिखेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वन और नीचे लिखेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, और उसके बाद बोलेगा कि इसका आंसर बता दो और एक मार्क का सवाल पूछेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि कभी कभी ना आपका शेप सिमिलर नहीं होता। शेप सिमिलर नहीं होगा ना, तो फॉर्मूला बड़ा आसान है। फॉर्मूला ये है कि एरिया वन, एरिया ऑफ शेप वन डिवाइड बाय एफ एरिया टू। कैसे निकलेगा, सिंपली बेस वन डिवाइडेड बाय बेस टू कर देना है। अच्छा, और इस तरह के सवाल की पहचान क्या होगी, उनकी ना हाइट सेम होगी। उन जो आपके दो शेप्स हैं ना, उनकी आपकी हाइट सेम होगी। अच्छा यार, ये चीज़ ना अभी तुम लोग को सर के ऊपर से जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तुम लोग को कुछ विजुअली नहीं दिखा रहा। तो इसके जरा कुछ सवालों पे आते हैं। चलो यार, इस सवाल पे आ जाओ। और यहाँ पे सवाल में सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर कभी भी प्रूफ करना हो, दो ही चीजें हैं, उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल टू प्रूफ कर दो, या उनके एंगल प्रूफ कर दो। यहाँ पे यार एंगल नहीं गिवन है, तो हम लोग एंगल तो यूज ही, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना होगा। तो चलो, या मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, उसने ट्राइंगल का नाम दे दिया है ना।
अब तुम्हें यही सोचना पड़ेगा कि यहाँ की कौन सी साइड इधर वाली साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। ऑल्दो यहाँ पे हमें दिखने में पता चल रहा है, यहाँ पे हमें दिखने में पता चल रहा है कि ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई ए। ठीक है, लेकिन जब भी ये नाम दे देना, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है देखो, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे तुम एक काम करोगे, ट्राइंगल एबीसी लिखो, नीचे ट्राइंगल डी ई एफ लिखो, दोनों नाम दिए हुए ना। अब यहाँ पे सिंपली ये काम करो, दो दो करके लेटर्स पिक करो। यहाँ पे पहले ए बी, यहाँ पे पहले डी ई, यानी ए बी और नीचे डी ई, दो लेटर्स हो गए। फिर दो लेटर्स पिक करो, पहले ए बी किया है ना, अब कौन सा करोगे, इधर बी सी पिक करोगे, इधर ई एफ पिक करो, ऊपर बी सी पिक करोगे, इधर ई एफ पिक करोगे। अब मुझे बताओ, पहले ए बी किया, फिर हमने बी सी किया, आखिरी कॉम्बिनेशन कौन सी रह गई, ए और सी, यानी पहला और आखिरी लेटर। तो अब लिखोगे ए सी और नीचे लिखोगे डी एफ। ये जो अभी हमने छह कॉम्बिनेशन देखी है ना, इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और बीच में इक्वल टू का साइन लगा दोगे। ये जो अभी हमने काम किया है, ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के देगा। अगर ये काम नहीं किया तो क्वेश्चन में तुमने फंस जाना है। अब ये हुआ क्या है यार, ये हमने ना असल में जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी ना, उनका रेशो लिख लिया यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करो। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 5 है। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 15 है। सॉरी, बी सी की वैल्यू नहीं, डी ई की मैं बात कर रहा था। डी ई की वैल्यू कितनी, 15 इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और ई एफ की वैल्यू कितनी है, 18 है। और लास्टली ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 7 है। और नीचे आपकी डी एफ की वैल्यू कितनी है, 21 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट की हैं। मुझे बताओ इन सबका आंसर क्या आएगा, 1/3, 6/18 का भी 1/3, 7/21 का भी 1/3। तीनों फ्रैक्शंस आपके इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बड़ी खुशी से बोल सकते हैं कि जो आपका शेप्स हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, पहला पार्ट ये है। लेकिन यार कभी भी सिमिलर का काम करना है ना, ये काम लाजमी करना है जो हमने किया। कॉम्बिनेशन बनाओगे, पहले के दो लेटर्स ऊपर के, पहले के दो लेटर्स नीचे के, फिर आखिरी के दो लेटर्स ऊपर के, आखिरी के दो लेटर्स नीचे के, और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहला लेटर और आखिरी लेटर, पहला लेटर और आखिरी लेटर। चलो उसके पार्ट टू पे आ जाओ। पार्ट टू क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और रेशो ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, इसका एरिया निकालें। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगेन ये कितने मार्क का सवाल है, ये सिर्फ एक मार्क का सवाल है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आपका क्या है, एरिया 1 डिवाइड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 1 डिवाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 2, और इसका होल स्क्वायर। या मुझे एक चीज बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ आप कहाँ से उठाओगे, ये जो तुम्हारे फ्रैक्शन आया ना, इसमें कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो। मतलब तुम 5/15 भी ले सकते हो, 6/18 भी ले सकते हो, 7/21 भी ले सकते हो। एट दी एंड उससे पहुंचना कहाँ पे, 1/3 पे ही पहुंचना है। तो यहाँ पे हम लेंथ 1 डिवाइड बाय लेंथ 2 की जगह क्या रखेंगे, हम यहाँ पे सिंपली रखेंगे 1/3, 1/3। और इसका हमने क्या करना है, इसका हमने होल स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर 1 पे भी लगेगा, ये स्क्वायर 3 पे भी लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस पे आ जाओ। प्रूफ वेदर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ये बड़ा खतरनाक सा शेप दिया हुआ है, रोटेट रोटेट किया हुआ है। अब ऐसे सवालों में जाहिर सी बात है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में एग्जामिनर हमें बचाने आएगा और ये आपको ट्राइंगल्स के नाम ले लेगा। ट्राइंगल्स के नाम लिखो, ट्राइंगल्स के नाम क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। चलो जी, कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करते हैं। ऊपर के शुरू के दो लेटर, नीचे के शुरू के दो लेटर, ऊपर के आखिरी के दो लेटर, नीचे के आखिरी के दो लेटर, फिर ऊपर का पहला और आखिरी यानी ए सी, और नीचे का पहला और आखिरी यानी डी एफ। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगा दो, ये तुम्हारा क्या काम हो गया, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे देगा। इसमें हमने अब सिर्फ वैल्यूज इंपुट करनी है। चलो, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 5 है। डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू 15 है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है,
8, और ई एफ की वैल्यू क्या है 24, इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है 10, और नीचे आपकी डी एफ की वैल्यू क्या है 40। चलो यार इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। पहले का आंसर आपका आएगा 1/3, फिर दूसरे का भी आएगा 1/3, और आखिरी का आएगा 1/4। यार अब यहाँ पे ना एक मसला हो गया, दो तो आपके सेम आए लेकिन आखिरी वाला सेम नहीं आया। अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि नहीं, ये हमारा जो शेप है ये हमारा सिमिलर नहीं है, तो हम इस पे अब आगे कोई भी काम नहीं कर सकते, नॉट सिमिलर। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब ये वो सवाल है जिसकी मैंने तुम लोगों से अभी आखिरी में बात की कि इसका भी आपका एरिया ढूंढने को आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है? ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और इसका रेशो किसके अगेंस्ट ढूंढना है? ट्राइंगल डी बी सी। डी बी सी, यार अब देखो ये दिखने में ही पता चल जाता है कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, और अगर तुम नोट करो तो इसका मैंने तुमसे ये पार्ट भी नहीं करवाया कि प्रूव कर दो कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि अगर हम प्रूव भी करवाते ना, आपका ये रेशो जितना इसका इक्वल नहीं आया, इसका भी इक्वल नहीं आना था। इस पे अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? इस पे हम एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू बेस 1 डिवाइड बाय बेस 2। ये याद करो, अभी अभी तुम लोगों को करवाया है ये पीछे वाला फॉर्मूला। दो ही फॉर्मूले हैं एरियाज के, जब भी वो आपसे इस फॉर्म में एरिया पूछेगा। एक फॉर्मूला लगता है जब शेप सिमिलर होंगे, एक फॉर्मूला लगता है जब शेप सिमिलर नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि इनकी कॉमन हाइट होगी। अब हाइट किसको कहते थे हम? हाइट हम किसी भी ऐसी लेंथ को कहते थे जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही। या मुझे एक चीज बताओ, अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें तो कोई 90 डिग्री की लेंथ ही नहीं है, ना हमें क्वेश्चन ने दी भी है। तो यहाँ पे हम ये वाला एक फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं ना, क्या लॉजिक है? तो देखो, ट्राइंगल कौन सा था? ए बी सी, बड़ा वाला, और फिर ट्राइंगल बी डी सी, छोटा वाला। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोग की विजुअलाइजेशन के लिए एक यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, तो ये कितना एंगल बनाएगी? ये आपका 90 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं? जो कि आपकी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। और ये हमारी लाइन कैसे भी क्या कहलाती है? ये लाइन आपकी हाइट कहलाती है। तो मुझे बताओ, अगर एक सेकंड के लिए मैं ये अंदर वाली हाइट साइड हटा दूं, ये बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट आ गई, और अगर मैं साइड वापस ले आऊं तो ये छोटे वाले ट्राइंगल की भी हाइट आ गई। दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। तो जब भी ऐसा केस हो कि आपको इस फॉर्म में एरिया निकालने को बोले और दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम हो, बना के नहीं देगा वो कभी, खुद बनाओगे। ठीक है, अच्छा बनाना वैसे जरूरी नहीं है कि तुम लोग बनाने बैठ जाओ, वहां पे बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए। तो फिर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, ट्राइंगल 1, एरिया 1 कौन सा होगा आपका? ट्राइंगल ए बी सी, यानी बड़ा वाला ए बी सी। बेस कौन सी है इसकी? ये जो हाइट के नीचे पूरी है, 4+8। 4+8 इसको मैं लिख के करवा देता हूँ। ऊपर आपकी आएगी 4+8 ओवर, फिर नीचे कौन सा है? ट्राइंगल डी बी सी। डी बी सी, इसकी बेस कौन सी है? जो 90 डिग्री है नीचे, वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 8 है। तो नीचे आपका आ जाएगा 8। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे सबसे जवाब चाहिए चैट में। तुम लोग यार मरे में बैठे हो तो मजा नहीं आता इसका। मुझे एक चीज बताओ, इस 8 को और इस 8 को कट कर दूं मैं? मतलब कर सकते हैं सब? मिक्स्ड आंसर आ रहा है। यार देखो, उसको कट नहीं कर देना भाई, क्योंकि यही मैंने इसी वजह से पूछा, इसमें गलतियां बहुत हैं। आप नीचे भी 8 देखोगे, आप ऊपर भी 8 देखोगे, आप इसको काट दोगे, ये आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। ऐसा नहीं है। असल में हम एक नंबर को फ्रैक्शन में जब ही कट करते हैं जब उसके साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो। इस 8 के साथ तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसको हम कट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले 8 के साथ आपका 4 ऐड हो रहा है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली 4+8 करेंगे। 4+8 कितना होता है? 12 होता है, और नीचे आपका आएगा 8। अब यहाँ पे भी आंसर नहीं छोड़ देना,
यहाँ पे आंसर छोड़ोगे मार्क नहीं मिलेगा, आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो ऊपर 12 है, नीचे 8 है, दोनों इवन नंबर है। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करोगे, 2 के टेबल पे 12 आता है 6 पे, 8 आता है 4 पे। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, 4 आता है 2 पे। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 3/2। ठीक है। अच्छा जी, यार चलो पहला एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं सिमिलैरिटी के पास पेपर्स को। ठीक है, और बाय द वे अभी हमने जितने भी पास पेपर्स किए हैं और अभी हम जितने भी आगे करेंगे, ये सब पेपर 1 के सवाल है तुम लोग की बेस बिठाने के लिए। हम लोग इसके पेपर 2 के सवाल करेंगे संडे वाले दिन अपने लॉन्ग सेशन में। ठीक है। चलो, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि द टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर। नीचे जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। द लेंस आर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट ए एंड बी। उससे हमें बता दिया सिमिलर। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, अननोन वैल्यूज पूछ रहा है साइड बी की, साइड ए की। अब यहाँ पे बच्चा पता है कहाँ कंफ्यूज होगा, कि ट्राइंगल के तो नाम नहीं बताए हुए, रेशो कैसे लेंगे अब हम। अब यहाँ पे दिमाग चलाना है। दिमाग कैसे चलाओगे, मुझे एक चीज बताओ। ये डबल एंगल और सिंगल एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, 4। इधर डबल एंगल और सिंगल एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, 7। तो यहाँ पे 4 की जो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ होगी ना, वो 7 होगी। ठीक है। अच्छा फिर मुझे बताओ, डबल एंगल और नो एंगल, यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं है ना, तो हम इसको नो एंगल से रेफर कर लेते हैं। डबल एंगल और नो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, 5। तो इधर डबल एंगल और नो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, ए। तो यहाँ पे हमारा रेशो क्या होगा, 5/a इज इक्वल टू 5/a। और लास्टली मुझे बताओ, सिंगल एंगल और नो एंगल के बीच में इधर बी है, तो इधर सिंगल एंगल और नो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, 10.5। तो ये हमारी हो जाएगी b/10.5। ये हमने पूरी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस लिख ली है। अब यहाँ पे यार ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है ना। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट है जो हमने चैप्टर 1 में बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किया था। उसमें क्या होता था, आपका एक फ्रैक्शन पूरा गिवन होता था, और बाकी के जो दो फ्रैक्शन होते थे उसमें वेरिएबल ज्यादा होते थे। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, 4/7 को एक दफा इक्वल टू पुट कर देंगे 5/a के, और 4/7 को एक दफा इक्वल टू पुट कर देंगे b/10.5 के। ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसको मैं यार राइट साइड पे करूँ, जगह थोड़ी कम है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। चलो, ए यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4a। और 7 उधर 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35। ए यहाँ लाके डिवाइड कर दो, सॉरी 4 यहाँ लाके डिवाइड कर दो 35 से। तो ए इज इक्वल टू 35/4। चलो बी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। बी ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर में, इसको सिंपली हमने ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करना है 10.5 को। तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इज इक्वल टू बी। और 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो 42 आता है। ठीक है, तो 42/7, ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, 35/4 और 42/7। कीपिंग इन माइंड ये कि पेपर 1 के सवाल है, हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर हम लोग इसमें छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया।